हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? लास्ट अपन पढ़ रहे थे सिंक्रोनस मोटर के बारे में, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है जो कि वो उसे कैसे स्टार्ट किया जाता है, यानी स्टार्टिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एक सिंक्रोनस मोटर का इंडक्शन और डीसी मोटर से क्या समानताएं और क्या असमानताएं होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में अपन बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इस तरह से इस टॉपिक को अपन खत्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग मेथड्स के बारे में। देखिएगा कौन कौन से मेथड अपन यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की ज़रूरत क्यों है। ऐसा अपन ने पढ़ रखा है पहले से कि इसमें सेल्फ प्रॉपर्टी से स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप नहीं होता है, इसी वजह से इसका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं हो सकता है। तो सेल्फ स्टार्ट कैसे किया जाए या फिर इसको शुरू कैसे किया जाए, इसके पीछे कौन कौन से अपने पास मेथड्स हो सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है कि भाई आप सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हो किसके थ्रू, एक पोनी मोटर का यूज़ करके। किसके थ्रू? हम एक पोनी मोटर नाम से अपने को पता चल रहा है, पोनी मतलब छोटी मोटर। हम एक पोनी मोटर का यूज़ करके सिंक्रोनस मोटर को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। क्या किया जाता है इस मेथड में, सुनिए। यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर के शाफ्ट पर एक छोटी इंडक्शन मोटर को अपन क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। इस मेथड में हम जिसका नाम ये यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ पोनी मोटर। पोनी मोटर क्या होती है? सबसे पहली चीज़, पोनी मोटर आप कह सकते हैं एक स्मॉल, आप कहेंगे एक स्मॉल इंडक्शन मोटर है, एक तरह की छोटी इंडक्शन मोटर है। सबसे पहली चीज़, एक पोनी मोटर जो है वो एक छोटी इंडक्शन मोटर है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर मैं कहूँ तो आप कह सकते हैं इसमें एक गुण हमेशा ये होगा, इसमें पोल्स जो होते हैं, पोनी मोटर जो है एक छोटी इंडक्शन मोटर है जो कि आप कह सकते हैं एक तरह से हाई स्पीड होती है। ये कैसी होती है? हाई स्पीड मोटर होती है। और हाई स्पीड हो इसी के लिए इसमें जो पोल्स हैं वो कम रखे जाते हैं। कितने कम रखे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा कि भाई आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पोनी मोटर जो है, आप कहेंगे जो पोनी मोटर है, पोनी मोटर में जो पोल्स हैं उनकी बात अगर करें, पोनी मोटर जो है, पोनी मोटर में आपके जो पोल हैं, पोल्स सिंक्रोनस मोटर से एक सेट मतलब कितना हो गया? 2 पोल। एक सेट मतलब आप कहेंगे 2 पोल। एक सेट कम लिया जाता है, क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? अगर मैं कहूँ एक सेट कम होगा उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इंडक्शन मोटर हाई स्पीड होगी सिंक्रोनस के बिहाफ पे, तो अगर ये खुद घूम जाएगा तो इस पर अटैच्ड कौन है? आपका सिंक्रोनस, उसको भी क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। इस तरह से अपन कह सकते हैं पोनी मोटर को शाफ्ट के साथ अटैच करके सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग मोड पे चलाया जा सकता है। लेकिन एक तरह से हुआ तो यही कि आपको लगातार एक एक्स्ट्रा मोटर इसके साथ रन करनी पड़ेगी, तो सिस्टम में कुछ खामियों के साथ ये भी कहा जा सकता है कि लगातार चलने वाली इस मोटर की वजह से हमेशा क्या होंगे? पावर लॉस होंगे। चलिए बात करते हैं अगले मेथड की। अगला मेथड इसमें जो आता है वो है प्राइम मूवर, बाई प्राइम मूवर। ये तो सिंपल सी बात है, प्राइम मूवर का मतलब ही क्या हुआ? आप कहेंगे है तो ये मोटर सिंक्रोनस, लेकिन इसे कनेक्ट करते हैं अपन, आप कहेंगे इसे जोड़ा जाता है कनेक्ट विद प्राइम मूवर। अब प्राइम मूवर में क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे प्राइम मूवर कोई भी मोटर हो सकता है। इस प्राइम मूवर में आप किसी भी डीसी मोटर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इसकी जगह कोई भी एक इंडक्शन मोटर इसके साथ रन कर सकते हो। इन सबको किस पे जोड़ा जाता है? शाफ्ट के ऊपर। तो अब आप बताओ, है तो ये मोटर और इस मोटर को मैकेनिकल इनपुट दिया जा रहा है, यानी शाफ्ट पर जोड़ा जा रहा है, यानी एक तरह से मैकेनिकल इनपुट जो है वो मोटर को घुमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और मैकेनिकल इनपुट देना, इसका मतलब सीधी सी बात है, आप कहेंगे इसका व्यवहार एक तरह से ऑल्टरनेटर की तरह होगा। तो अगर कभी पूछा जाता है कि भाई प्राइम मूवर से स्टार्ट कैसे करते हैं, तो हम कहेंगे प्राइम मूवर स्टार्टिंग का मतलब है इसका स्टार्टिंग बिल्कुल ऑल्टरनेटर की तरह करना, एक सिंक्रोनस जनरेटर की तरह करना। अब होगा क्या इसमें? अब अगर यहाँ पर अपन बोलें कि अगर आप उसे मैकेनिकल इनपुट दे दें तो आपका रोटर जो कि पहले से रन नहीं कर पा रहा था, अगर आपने उसे मैकेनिकल इनपुट दे के घुमा दिया तो रोटर रोटेट करेगा। रोटर स्पीड अप होकर जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच जाए, उस केस में अपन क्या करते हैं? फील्ड को एक्साइट कर देते हैं। आप कहते हैं इस मेथड में क्या किया जाता है? आप कहेंगे रोटर जो है, आप कहेंगे इस मेथड में पहले रोटर जो है उसकी रोटर की स्पीड को क्या किया जाता है? स्पीड अप किया जाता है। स्पीड अप करने के बाद वो जैसे ही n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ns हो, लगभग ns के बराबर हो जाए, उसी कंडीशन पर आप कहते हैं हम जो फील्ड है उसे DC एक्साइट कर देते हैं। और जैसे ही फील्ड को DC एक्साइट करते हैं तो फील्ड ने तो बनाया एक फ्लक्स, और ये घुमा रहा है उसको ns पर, तो आप कहेंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप कहेंगे एक फाई r बनेगा,
जो कि सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेटिंग हो जाएगा। बस यहीं से इसका केस स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही रोटर में एक सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेटिंग फ्लक्स बना, स्टेटर पहले से सप्लाई से कनेक्टेड है, इन दोनों की मैग्नेटिक लॉकिंग से मशीन रन कर जाएगा। ऐसा होने के लिए हमने पढ़ा था कि दोनों की स्पीड समान होनी चाहिए, दोनों की रिलेटिव स्पीड अगर जीरो हो जाए तभी दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक लॉकिंग होगी, और मैग्नेटिक लॉकिंग के प्रभाव में ये हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से लगातार रोटर क्या करेगा, घूमता रहेगा। तो इस मेथड में क्या रिक्वायरमेंट है, प्राइम मूवर की रिक्वायरमेंट होती है, अपन कह सकते हैं, जैसे शाफ्ट पर अटैच करके चलाया जाता है। यानी इसकी स्टार्टिंग अगर प्राइम मूवर का इनपुट देखिए हुआ तो एक तरह से कह सकते हैं ऑल्टरनेटर की तरह से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब इन दोनों मेथड में कोई ना कोई मशीनरी आवश्यक थी, तो आपने कहा ऐसा कोई मेथड भी है क्या जिसके थ्रू अपन कह सके कि ऑटो सिंक्रोनस होता है, यानी मशीन सेल्फ स्टार्ट होती है। वो मेथड कहलाता है आपका डैम्पर वाइंडिंग। वो मेथड जिसमें आप कह सकते हैं, ये आप एक तरह से बोलेंगे क्या है, एक तरह का ये आप कहेंगे एक सेल्फ स्टार्टिंग, ये एक तरह का सेल्फ स्टार्टिंग क्या है, मेथड है, सेल्फ स्टार्टिंग मेथड। क्या किया जाता है इसमें सेल्फ स्टार्टिंग मेथड में, यहां पर अपन यूं कहते हैं कि जैसे मान लीजिए रोटर की बात करें तो एक सेलिएंट स्ट्रक्चर का होता है, सेलिएंट पोल रोटर में इस तरह से आपने कहा ये रोटर पोल्स हैं जो इसकी पेरिफेरल पर, इसकी परिधि पर उभरे हुए, ये पेरिफेरल पे यानी परिधि पर उभरे हुए पोल्स हैं। आप इस तरह से कहेंगे डम्बल्ड शेप है, तो आपने इधर पोल बना दिए इसे, ये लीजिए, ये आपके पास क्या है, पोल्स हैं। इन पोल्स पर अगर मैं वाइंडिंग कर दूं ऐसे, इस तरह से अगर मैं वाइंडिंग कर दूं, ये अपन अपने पास क्या आ गई, इस वाइंडिंग को अपन, ये अपने पास रोटर है, कैसा है ये सेलिएंट पोल टाइप, सेलिएंट पोल प्रकार का स्ट्रक्चर है। इसमें रोटर पर हमने वाइंडिंग कर दी, हमने रोटर के ये जो पेरिफेरल थे इन पर वाइंडिंग, ये जो वाइंडिंग की है इसे पर्टिकुलरली अपन कहते हैं, ये है अपना डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग है जो पोल के ऊपर है, और ये सब क्या है, आपके पोल्स हैं। तो अब डैम्पर वाइंडिंग पोल पर है, और रोटर जो है ये जो दिख रहा है ये सेपरेट चीज है। इसे तो अपन क्या देने वाले हैं, इसे तो प्लस माइनस डीसी एक्साइट करते हैं, बाकी यहाँ पर अपन कह सकते हैं एक वाइंडिंग है इस तरह से, जो आप कहेंगे डैम्पर वाइंडिंग है। शॉर्ट सर्किटेड होती है, किसकी बनी होती है वो भी लिख लेते हैं। जो ये डैम्पर बार हैं, ये जो डैम्पर बार हैं या डैम्पर वाइंडिंग्स हैं, किसकी वजह, मोस्टली कॉपर कह सकते हो, कॉपर या फिर फॉस्फर ब्रॉन्ज भी यूज कर सकते हो, या फिर फॉस्फर ब्रॉन्ज भी काम में आ सकता है। इनकी बनी होती है सॉलिड, आप कहेंगे ये इनकी बनी होती है, क्या होती है, ये शॉर्ट सर्किटेड होती है, क्लोज्ड होती है, एकदम बंद होती है। तो एक शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग अगर पोल पे रखी हो तो अब क्या होगा ये समझते हैं। अब आप कहते हैं कि जैसे ही हम इस सप्लाई को, जैसे ही हम इस मशीन को इनपुट देते हैं, इनपुट देने पर आप कहेंगे कि स्टेटर तो किससे जुड़ा है, हाँ भाई स्टेटर किससे जुड़ा है, सप्लाई से, तो क्या डेवलप करेगा कि स्टेटर फ्लक्स। वो फ्लक्स कैसा होता है, रोटेटिंग। उस रोटेटिंग फ्लक्स के मार्ग में ये सारे कंडक्टर्स आएंगे। ये कंडक्टर जो कि शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर हैं, जो उस रोटेटिंग फील्ड को क्या करेंगे, कट करेंगे तो इन कंडक्टर्स में बिल्कुल एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तरह आप कहेंगे ये क्या करती है, स्टार्ट कर देती है, क्योंकि टॉर्क डेवलप होता है। इस रोटर्स के फील्ड से मतलब ही नहीं है, ये इसको स्पीड अप करती, धीरे धीरे शुरू कर देती घुमाना। जैसे जैसे स्पीड अप होता है, स्पीड अप होकर जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड को अटैच करे, उस पॉइंट पर वापस से क्या करते हैं, हम डीसी एक्साइट कर देते हैं, ताकि स्टेटर और रोटर मैग्नेटिकली लॉक्ड कर जाए। इसका मतलब डैम्पर कंडक्टर्स जो हैं, डैम्पर बार जो है, इसमें किसी भी चीज का ये डेवलपमेंट होना बिल्कुल इस मोटर का स्टार्टिंग किसके समान हो गया, इंडक्शन मोटर की तरह हो गया। जैसे किसी इंडक्शन के रोटर कंडक्टर्स होते थे स्क्वायरल केज वाले, उसी प्रकार। तो ये कई बार पूछा भी जाता है कि इस मेथड से सिंक्रोनस मोटर जो है, उसमें इस मोटर का स्टार्टिंग अगर कभी पूछा जाता है, आप कहेंगे किसकी तरह होता है, तो याद रखिएगा SCIM की तरह। ये किसकी तरह है, SCIM। SCIM किसकी बात हो रही है, आप कहेंगे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तरह, कि जैसे एक स्क्वायरल केज मोटर में जो रोटर होता है वो जैसे घूमता है, उसी तरह से मोटर भी क्या कर जाएगी, स्टार्ट कर जाएगी। ये इसका स्टार्टिंग मेथड है। तो अब कैसे करता, अगर ऐसा पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले स्टेटर जो है, अगर स्टेटर की बात करूं तो वो तो जुड़ा है सप्लाई से, तो उसका काम क्या है, उसका काम है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड आपका डेवलप करना, जो कि क्या है, आप कहेंगे फाई एस है, और उस फाई एस के लिए अपन कह सकते हैं उसकी स्पीड कैसी है, सिंक्रोनस है। ठीक है, ये तो स्टेटर ने किया। अब आप कहेंगे कि इंडक्शन मोटर की तरह, बिल्कुल इंडक्शन मोटर की तरह जो आपकी डैम्पर वाइंडिंग है, डैम्पर
वाइंडिंग जो है वो कैसी हैं, शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग, बंद वाइंडिंग है। एक बंद कंडक्टर, शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में लिंक कर, तो आप कहेंगे इसकी डैम्पर वाइंडिंग जो है उसके लिए कहा जाता है इट विल लिंक विद दिस फाई एस, वो इस फाई एस के साथ लिंक करती है। अगर कोई वेरिएबल फ्लक्स किसी स्टेशनरी वाइंडिंग के साथ लिंक करे तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डैम्पर, आपका जो डैम्पर वाइंडिंग उसके अंदर एक ईएमएफ बनेगा, इस ईएमएफ की वजह से एक करंट होगा और इस करंट की वजह से एक फ्लक्स होगा, ठीक, इसकी वजह से एक फ्लक्स डेवलप करेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं डैम्पर कंडक्टर्स जो है उनमें भी एक करंट फ्लो करती है जिसकी वजह से वो एक रोटर की सर्किटरी पे आ गए। अब जैसे फ्लक्स बनेगा तो इंटरेक्शन से आप कह सकते हैं, इसलिए दो तरह की फील्ड हो गई, तो आप कह सकते हैं ना, इस वजह से रोटर जो है वो क्या करेगा, स्टार्ट रोटेटिंग, रोटर जो है उसके लिए कहा जाएगा रोटर घूमने लगता है, रोटर घूमने लगता है, किस दिशा में घूमेगा, घूमने लगता है स्टेटर फ्लक्स यानी कि फाई एस की दिशा में। ये सब जो है वो किसके अनुसार हो रहा है, ये सब जो है वो किसके अनुसार अपन लिख पा रहे हैं, आप कहेंगे बेसिक जो अपना इंट्रोडक्शन है कि भाई कैसे एक इंडक्शन मोटर रन करता है, उसी को सिद्धांत के आधार पर अपन ने घुमा दिया। अब कुछ केसेस यहाँ पे आते हैं। अब सबसे पहले अगर अपन कहें कि रोटर जब स्पीड अप हो रहा है तो आप कहेंगे जैसे ही रोटर की स्पीड n इक्वल टू ns हो जाए, अब क्या होगा भाई, रोटर की स्पीड किस पे पहुंच गई, सिंक्रोनस स्पीड पे, स्टेटर फ्लक्स अपने पास था ही, जैसे ही हुआ तो फील्ड को एक्साइट कर रखा है अपन ने, तो आप कहेंगे मैग्नेटिकली लॉग, जैसे ही n इक्वल टू ns होगा। अब बताओ n इक्वल टू ns होने पर अगर कोई आपसे पूछे कि डैम्पर वाइंडिंग जो आपकी है, डैम्पर वाइंडिंग में आपका ईएमएफ क्या होगा, तो आप कहेंगे जीरो, इसका मतलब करंट क्या होगा, जीरो, बस इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक बार घूम गया उसके बाद डैम्पर में कोई करंट फ्लो नहीं करती है जब उसकी स्पीड, रोटर की स्पीड हमेशा ns रहे। अगर ns से बढ़ जाए या घट जाए तो फिर दोनों केस हो सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं कहूँ एक केस ये बनता है कि रोटर जो है, रोटर की स्पीड जो है, किसके लिए बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस पूछे जा सकते हैं। रोटर की स्पीड जो है वो n इज ग्रेटर देन अगर ns हो जाए, और दूसरा अगर अपन कहें तो आप कहेंगे दूसरा केस ये बन सकता है कि अगर रोटर की स्पीड जो है वो n लेस देन ns हो जाए, और n इक्वल टू ns होगा तो क्या होगा, अभी भी डिस्कस किया था। तो जब ऐसा होता है स्पीड अगर बढ़ जाए तो जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे ही बताइए डैम्पर कंडक्टर्स में भी आपके एक ईएमएफ बनने लगेगा। तो आप कहेंगे इस बार आप कहते हैं जो डैम्पर वाइंडिंग है उनमें अब आप कहेंगे ईएमएफ जो है वो जीरो नहीं होगा। अगर उसमें ईएमएफ जीरो नहीं होगा, तो करंट भी जीरो नहीं होगा। इस कंडीशन पर वो एक ऐसा टॉर्क डेवलप करते हैं, तो आप कहेंगे इसका मतलब इस केस में क्या होगा, आप कहेंगे इट विल डेवलप ए टॉर्क ऑपोजिट टू रोटेशन। आप कहेंगे रोटेशन की दिशा के विपरीत एक टॉर्क डेवलप करती है, जिससे क्या होगा, विपरीत दिशा में आपकी स्पीड घटेगी और घटकर कितनी हो जाएगी, n इक्वल टू ns हो जाएगी। इसका मतलब डैम्पर कंडक्टर्स ने आपको इस चीज से भी बचाया कि कभी आप अगर ओवर एक्सीड कर जाएं, अगर ओवरलोड कंडीशन या अंडरलोड कंडीशन में कुछ भी वेरिएशन अगर हो तो मशीन अपने मोमेंटम से बाहर ना आए, वो अपनी बनी रहे। तो एक केस तो ये बनता है। तो इस कंडीशन में जो टॉर्क डेवलप होता है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में था, इसे अपन कहते हैं, ये है एक तरह से आप कहेंगे इंडक्शन, आप कहेंगे एक तरह से ये इंडक्शन जनरेटिंग टॉर्क की बात कर रहा है, तब जो मशीन रिवर्ट कर देती है सप्लाई सिस्टम को। अब अगर बात करूं मैं रोटर स्पीड n लेस देन ns की, ऐसा होने पे क्या होगा, इस बार भी अपन कहेंगे, इस बार भी जो आपका डैम्पर है उसमें क्या होगा, आप सिंपली कहेंगे अगर कम भी हुआ तो भी रिजल्टेंट ईएमएफ नॉट इक्वल टू जीरो, करंट ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों फिर से जीरो नहीं होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर अपन कहेंगे स्पीड कम है तो स्टेटर रोटर के बीच में फ्लक्स कटिंग होगा, तो आप कह सकते हैं ईएमएफ भी जीरो नहीं हुआ और करंट भी नहीं हुआ। अब जो इस करंट की वजह से अपन कहेंगे क्या डेवलप करता था, आप कहेंगे इट विल डेवलप ए टॉर्क in the same direction to
इन द सेम डायरेक्शन टू रोटेशन। ये लीजिए, ये रोटेशन की सेम दिशा में क्या करता है, टॉर्क डेवलप करता है। इसे अपन बोलते हैं, जो सेम दिशा में होता है उसे बोलते हैं मोटरिंग टॉर्क। क्या करता है, आप कहेंगे मोटरिंग टॉर्क। मोटरिंग टॉर्क विकसित करके इसको वापस से अब क्या करेगा, इसका मतलब इस बार आप कहेंगे स्पीड जो है उसे बढ़ाएगा और स्पीड को बढ़ाकर n इक्वल टू ns के बराबर कर देगा। इसका मतलब एक तरह से कह सकते हैं इस बार मोटर की तरह वर्क करके उसने स्पीड को वापस से क्या कर दिया, इंक्रीज करके वहीं पे पहुंचा दिया। तो ये अपने पास कुछ केसेस बनते हैं जो डिफाइन करते हैं कि मोटर को स्टार्टिंग कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो एक तो अपन ने पढ़ा पोनी मोटर, छोटी इंडक्शन मोटर के थ्रू। दूसरा अपन ने देखा एक प्राइम मूवर सप्लाई कनेक्ट करके। और तीसरा अपन ने देखा कि डैम्पर वाइंडिंग्स। डैम्पर वाइंडिंग और भी कहीं काम आती है, याद होगा आपको, हंटिंग के समय अपन इसका नाम लेते हैं। तो ये हंटिंग क्या है, इसको भी देखा जाएगा अभी कि क्या है ये हंटिंग और किस तरह से इसको रिलेट करता है। क्लियर है? तो यहाँ तक डैम्पर वाइंडिंग तक की बात तो समझ में आ गई सबके कि डैम्पर कैसे रिलेट करता है और क्या क्या केस इसमें आ सकता है, उनको अपन देख रहे हैं। नाउ अब अपन बात करते हैं किसकी, हंटिंग। ये हंटिंग क्या होता है, सोचिए जरा। ये हंटिंग शब्द जो है वो किस चीज को रिलेट करता है, हंटिंग शब्द के यहाँ पे क्या मायने हैं, हंटिंग शब्द के यहाँ पे क्या मायने, ये अपने को डिस्कस करना है। बताइए। हंटिंग एक तरह से अपन कह सकते हैं फॉल्ट है, हंटिंग एक तरह का दोष कह सकते हैं। सिंपली इसे अपन एक तरह से बोल सकते हैं कि एक प्रकार का सिंक्रोनस मोटर की एक सिचुएशन है जिसमें अपन कह सकते हैं हंटिंग विकसित होता है। क्या होता है इसमें, हंटिंग को एक और नाम से जानते हैं आप, सिंपली इसे क्या कह सकते हैं, फेज स्विंगिंग भी कहते हैं। कला जो है इसकी फेज जो है वो स्विंग करती है, इस तरह से बदलती है उसको। अब ये क्या है बेसिकली, इसको समझते हैं हंटिंग है क्या। तो यहाँ पे ऐसे याद रखो हंटिंग के अंदर कि जब भी किसी मोटर पे आप कहेंगे, अगर कोई सिंक्रोनस मोटर है उस पर आप कहेंगे, अगर सिंक्रोनस मोटर पर लोड जो है वो क्या होता है, आप कहेंगे चेंज होता है। सिंक्रोनस मोटर पर जब लोड चेंज होता है, सडन बोल सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर पर आप कहेंगे जब अचानक सडन आपका जो लोड है वो चेंज होता है, तब रोटर जो है, तब रोटर अपनी स्टडी स्टेट, जहां वो पहले था, अपनी स्टडी स्टेट लास्ट पोजीशन से, पूर्व अवस्था से, लास्ट पोजीशन यानी अंतिम अवस्था से, और प्रेजेंट पोजीशन यानी कि अपनी जो नई अवस्था है, अपनी अंतिम अवस्था से नई अवस्था पर पहुंचता है, यानी रोटर क्या करता है, इस तरह से शफल करता है। लेकिन इस दौरान, लेकिन होगा क्या अपनी, लेकिन इस दौरान यह वाइब्रेट करता है, लेकिन इस दौरान यह कंपन करता है, वाइब्रेट करता है, एक तरह से अपन कह सकते हैं। और आप कहेंगे स्विंग करता है। स्विंग का मतलब आप कहेंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के दौरान इस तरह से ऑक्सीलेशन करेगा। वाइब्रेशन लिख सकते हैं, और ऑक्सीलेशन, दोलन की बात करेंगे, दोलन भी कह सकते हैं। तो क्या करता है, ऑक्सीलेशन करता है, दोलन करता है। तो अपने प्रीवियस स्टेट से नई स्टेट तक जाने के दौरान रुकेगा नहीं, बल्कि इस तरह से दोलन करेगा। अगर इस तरह से ऑक्सीलेशन करे तो ऑक्सीलेशन में एक एनर्जी खर्च होगी जो कि एनॉर्मस हीट जनरेट करेगा। सो आप कह सकते हैं कि क्या किया जाए कि अपने प्रीवियस से न्यू पोजीशन तक बड़ा स्मूथली चला जाए। तो आप कहते हैं वो करने के लिए हम इस हंटिंग को कैसे दूर करें, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए हंटिंग के कारण क्या। देखिए सबसे पहले कारण क्या है, तो नॉर्मली किसी भी मशीन पर अगर लोड बदलता है तो ठीक है, इंडक्शन वगैरह होता तो लोड वेरिएशन पर सीधा आउटपुट में चेंज आता, बट सिंक्रोनस है तो लोड की पे आप स्पीड तो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो आपकी एक अच्छी इफिशियंसी पर उसको स्टैंडर्ड केसेस में डिजाइन किया गया। लेकिन अगर वो कहे कि अगर लोड हल्का सा चेंज करे
तो अपने स्टडी स्टेट को मेंटेन कर लेते हो। लेकिन अगर सडन चेंज करे तो अपने प्रीवियस से न्यू तक जाने के दौरान एकदम स्मूथ नहीं जा पाएगा, बल्कि क्या करेगा, ऑक्सीलेशन करेगा। उन्हीं को ही अपन यहाँ पे एक तरह से सोर्स ऑफ एरर ये कैलकुलेट कह सकते हैं या फिर कर सकते हैं। तो अब क्या हो, किन पर निर्भरता है इसकी, क्या कारण है, उनको देखते हैं। तो हंटिंग के मूल जो कारण है, हंटिंग के मूल जो रीजन है वो यही है कि भाई हंटिंग बेसिकली, आप कहेंगे हंटिंग जो है वो किस वजह से, तो आप कहेंगे सडन चेंज इन लोड। बिल्कुल, ये काफी पूछा जाता है, क्या कहेंगे, लोड में अचानक परिवर्तन, लोड में अचानक परिवर्तन, सडन चेंज अगर लोड पे आ जाए तो आप कहेंगे मशीन का ये वाला फॉल्ट जनरेट कर सकता है। फिर अगर अपन देखें तो दूसरा दिखा अपन ने फॉल्ट इन सप्लाई सिस्टम। आपके जो सप्लाई सिस्टम है, सप्लाई जो सिस्टम है, सप्लाई सिस्टम में अगर कोई में आप कह दें फॉल्ट अगर आ जाए, में दोष आ जाए, में दोष आ जाने पर, दोष आ जाने पर अगर ऐसा होता है, फॉल्ट कोई आ जाए तो भी वो सडन वेरिएशन आ सकते हैं, अपन कह सकते हैं। और तीसरा तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर एक्साइटेशन बदल जाए तो आपको पता है एक्साइटेशन के बिहाफ इसके रिएक्टिव पावर का कंट्रोलिंग बदल जाएगा, उसके बिहाफ पर कोई भी सुटेबल चेंज इसमें आ सकता है। तो रीजन बिहाइंड जब बात की जाती है तो वो यही है जो अपन ने कारण अभी देखे। नेक्स्ट देखते हैं आगे, हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्या कारण है ये तो देख लिया, किस तरह से होती है वो भी देख लिया। अब इनको कम कैसे किया जाए, तो कम करने के कई आंसर्स हैं इसमें, जिसमें से सबसे पहला देखिए, बाय यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग। पहला जवाब, हंटिंग में अक्सर ही पूछा जाता है डैम्पर वाइंडिंग का यूज क्यों करते हैं। ये कहता है मेथड कि भाई जब वो ऑक्सीलेशंस हो रहे हैं, आप कहेंगे उन ऑक्सीलेशंस को, ये कहता है इस मेथड में कि जो ऑक्सीलेशंस जो हैं, ऑक्सीलेशंस में जो आपके लॉसेज हो गए, ऑक्सीलेशन में होने वाले, ऑक्सीलेशन में अगर अपन कहें दोलन करते समय ऑक्सीलेशन में होने वाले लॉसेस को डैम्पर को सप्लाई कर दिया जाता है। ऑक्सीलेशन में होने वाले लॉसेस जो है वो किसको सप्लाई कर देते हैं, डैम्पर को सप्लाई करते हैं। जैसे ही डैम्पर को सप्लाई कर देते हैं वैसे ही अपन कह सकते हैं, अगर हम डैम्पर को इसको ट्रांसफर कर दें तो आप कह सकते हैं कि जो एनर्जी ऑक्सीलेशन में जा रही थी वो कहां पर नहीं जाएगी, अब डैम्पर में चलेगी, तो ऑक्सीलेशन में नहीं जाएगी। तो आप सिंपली बोलेंगे कि आपने हंटिंग को क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया, रिड्यूस कर दिया। फिर देखिए आपको लिख रहा है बाय यूजिंग फ्लाई व्हील क्या होता है, देखो प्राइम मूवर फ्लाई व्हील में क्या है, फ्लाई व्हील वो है जो इंस्टेंट एनर्जी को क्या कर सकता है, स्टोर करके फिर आगे डिलीवर कर देते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पे जो भी अनॉर्मस या एक्स्ट्रा कंपोनेंट उसको किस में सेव कर लो, फ्लाई व्हील में, जिससे अपन आगे यूज कर सकते हैं। तो एज ए फ्लाई व्हील हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा अपन ने लिखा है बाई प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ मशीन, बाई प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ मशीन, ये तो है ही, अगर प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं हो तो भी हंटिंग बढ़ जाती है। तो आप कहेंगे जिन फैक्टर्स पर हंटिंग बढ़ता है उनको भी क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें, डिजाइनिंग को इम्प्रॉपर से प्रॉपर बना के। चलिए नेक्स्ट अपन लेते हैं एक इंपॉर्टेंट सा टास्क, जिसमें ये कहा गया है कि जैसे अभी तक अपन अगर मोटर्स देखें तो आपने कहा डीसी मोटर पढ़ लिया, इंडक्शन पढ़ लिया, सिंक्रोनस पढ़ लिया, तो फिर इनमें अंतर क्या है, समानताएं क्या है, इन सबको डिस्कस करते हैं। क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं इनमें, किस किस आधार पर ये सब हैं, इनके बारे में अपन देखते हैं। चलिए सबसे पहले लेते हैं अपन डिफरेंस में कि एक सिंक्रोनस मोटर और एक इंडक्शन मोटर में क्या समानताएं, असमानताएं, डिफरेंसेस आपको यहाँ मिलेंगे। तो बताओ जरा, अगर मैं सबसे पहले पूछूं कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो बोलते ही बताइए क्या दिमाग में आता है। इन दोनों में अगर कोई सबसे पहले पूछे क्या डिफरेंसेस हैं, तो सबसे पहला डिफरेंस अपन बोल सकते हैं यहाँ पे देख के ड्राइव को, कि भाई ड्राइव के आधार पे कैसे होते हैं। तो ड्राइव मतलब इनका गुणकारी भाग। तो सिंक्रोनस मोटर की जब बात की जाती है तो हमेशा ये कहा जाता है, सिंक्रोनस मोटर की जब बात की जाती है तो हमेशा यहाँ कहा जाता है ये एक तरह का फिक्स्ड स्पीड ड्राइव है, फिक्स्ड स्पीड। और अगर मैं कहूँ इंडक्शन मोटर तो ये तो अपने आप में जानते हैं आप क्या है, दैट इज वेरिएबल स्पीड। और वेरिएबल स्पीड ड्राइव में भी आप कहते हैं किस आधार पे, तो आपके आधार सिंपल सा है कि अगर इस तरफ अगर हम इस तरफ की बात करें,
तो आप कहेंगे अगर हम लोड इंक्रीज करते हैं तो स्पीड कितना रहता है, आप कहेंगे सेम। आप कहेंगे अगर लोड इंक्रीज करते हैं तो स्पीड ns ही रहेगा, जबकि इस तरफ अगर अपन कहें तो आप कह सकते हैं इफ लोड इज वेरिएबल देन स्पीड इज ऑल्सो, आप कहेंगे वेरिएबल। अगर आपके पास लोड बदल रहा है तो आप कहेंगे मोटर की स्पीड जो है वो भी बदल जाएगा, स्पीड भी। आप कहेंगे अगर लोड बढ़ गया तो स्पीड क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब एक फर्क क्या दिख रहा है यहाँ पे, बताओ। सिंक्रोनस मोटर वो होती है जिसके लिए स्लिप जो है वो क्या हो, 0, और इंडक्शन मोटर वो होती है जिसके लिए स्लिप कभी भी क्या नहीं हो, 0। ये दोनों में फर्क है, एक ये फर्क अपने पास है। आगे बताइए स्टार्टिंग। अगर मैं बात करूं, ये तो ड्राइव को लेके हुआ, अब स्टार्टिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग में बताइए एक सिंक्रोनस मोटर जो है उसके लिए अगर अपन स्टार्टिंग बोले तो आप क्या कहेंगे, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। आप कहेंगे नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। नॉट सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब सीधा सा हो गया कि भाई खुद से सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इनका स्टार्टिंग टॉर्क 0 है, क्योंकि इनका TST क्या होता है, 0। इधर अगर मैं कहूं तो रिलेटिवली आप कहेंगे थ्री फेज में अगर बात करते हैं तो एक इंडक्शन मोटर की 2 कैटेगरी होती हुई आप जानते हैं, एक है सिंगल फेज और दूसरा है 3 फेज। तो सिंगल फेज और 3 फेज में अगर अपन देखें तो सिंगल फेज तो फिर से कहा जाएगा कि नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, भाई सॉरी, अगर मैं वहां पे कहूं कि नॉट सेल्फ, यहां पर तो सेल्फ ही होता है, तो सेल्फ होता है लेकिन किस में, 2 फेज या 3 फेज में। तो 3 फेज तो है सेल्फ स्टार्टिंग, जबकि ये कैसा है, आप कहेंगे नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ये फर्क है। तो सिंगल फेज समहाउ इस मायने में किससे समानता रखता है, आप कहेंगे सिंक्रोनस मोटर से। ठीक है, ये अपने पास सूदिंग पॉइंट्स आई। नाउ इफिशिएंसी में सिंक्रोनस का हमेशा बिल्कुल आप कहेंगे इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल सिंक्रोनस यूज ही कहाँ होता है, जहाँ हाई पावर, लो स्पीड और गुड इफिशिएंसी के साथ चलाना हो। तो आप सिंपली कहेंगे इसकी इफिशिएंसी कैसी होती है, आप कहेंगे इट हैज गुड इफिशिएंसी। ठीक है, इट हैज गुड। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं इफिशिएंसी डिपेंड करती है लोड के साथ। तो आप कहेंगे इधर अगर बोला जाए तो आप कहेंगे एट रेटेड लोड, अगर रेटेड लोड पे है तो इनकी इफिशिएंसी को क्या मान लिया जाता है, मैक्सिमम मान लिया जाता है। ये अपन कहेंगे इंडक्शन के लिए। तो ये तो पॉइंट तीनों चीजों को रिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर मैं कहूं एयर गैप, तो सिंक्रोनस मशीन में हमेशा जो गैप होता है, एयर गैप वो ज्यादा ही लिया जाता है इन कंपैरिजन टू दिस। क्यों, इधर तो आप कहेंगे गैप जितना कम उतना बेहतर। अगर इधर गैप ज्यादा लिया जाता है तो इसका फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि इनका फील्ड अलग से एक्साइट है। तो आप कहेंगे अगर गैप ज्यादा ले भी लिया तो भी आप कहेंगे यहाँ पे उतनी ही, अगर गैप ज्यादा ले भी आ तो भी आप कहेंगे इंडक्शन के कंपैरिजन में सिंक्रोनस में गैप ज्यादा लेकर इसकी मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ है, इसकी मैकेनिकल यांत्रिक सामर्थ्य, इसकी मैकेनिकल जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको इंप्रूव किया जाता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है, यांत्रिक सामर्थ्य जो है, ये इसका बढ़ा दिया जाता है ऐसा लेकर। ऐसा अपन कहेंगे गैप के रिगार्डिंग अगर यहाँ से डिस्कस करें। नाउ पावर फैक्टर की बात करें तो आप कहेंगे सिंक्रोनस मोटर जो है इसमें अपन कहते हैं ये वेरिएबल पावर फैक्टर पे काम कर सकता है। किस पे, वेरिएबल पावर फैक्टर पे काम कर सकता है। कैसे, आप कहेंगे ये लैगिंग भी होता है, ये यूपीएफ भी होता है और ये लीडिंग भी होता है। तीनों कैटेगरी में जा सकते हैं। कब कब जाएंगे, अगर अपन इस केस पे हैं, अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो वेरिएबल पावर फैक्टर किस आधार पे, एक्साइटेशन। तो यहां पर आप कहेंगे फील्ड एक्साइटेशन की अगर बात करें तो आप कहेंगे इट इज बिल्कुल इसकी बात करें तो ये क्या है, नेसेसरी है, कंपलसरी है, होना ही चाहिए। अगर मैं बात करूं इसमें पावर फैक्टर के लिए तो ये वेरिएबल पावर फैक्टर था जो तीनों तरह से चलता है। जबकि अगर इधर बात करूं पावर फैक्टर की तो आप कहेंगे इस बार पावर फैक्टर आप सिंपली कहेंगे वेरिएबल नहीं होता है, केवल क्या होता है, लैगिंग। केवल कैसा होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। ठीक है, कैसा होगा, लैगिंग। इधर तीनों पे चल सकता है, इधर केवल लैगिंग ही होता है। नेक्स्ट अगर अपन कहें टॉर्क के लिए, किसके लिए, टॉर्क की अगर बात करें तो सिंक्रोनस और इंडक्शन में टॉर्क जो है वो इंडक्शन का अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे टॉर्क रिलेटिवली अपन कहेंगे क्या है, लो, बिकॉज टी प्रोपोर्शनल टू
आप कहेंगे टी प्रोपोर्शनल टू वी, यहाँ पे एक्साइटेशन अलग से नहीं आता, टी प्रोपोर्शनल टू वी। इस वजह से इधर अगर अपन आते हैं और हम बात करें अगर एक्साइटेशन की, तो आप कहेंगे एक्साइटेशन के लिए तो नॉट नेसेसरी। टॉर्क की बात करो, यहाँ लो था, यहाँ रिलेटिवली हाई है, आप कहेंगे यहाँ पे कैसा होता है, टॉर्क आपका हाई होता है। अगर टॉर्क हाई है तो क्यों हाई है, क्योंकि टी प्रोपोर्शनल टू यहाँ वी स्क्वायर है और यहाँ पे केवल क्या था, वी ही था, एक ही डिफरेंस मिलता है। अब अगर बात करें लास्ट एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन के आधार पे सोचें एप्लीकेशन में कौन कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए तो अपन सिंपल कह सकते हैं, इसे कहाँ यूज करते हैं, वेरिएबल ड्राइव्स में। और अगर मैं बात करूं इंडक्शन की, तो इंडक्शन के लिए अपन कह सकते हैं कि अगर इसके लिए एप्लीकेशन की बात करें, इंडक्शन मोड, इसको वेरिएबल, सॉरी उल्टा लिख दिया गया, वेरिएबल ड्राइव्स नहीं, इसे अपन यूज करते हैं फिक्स्ड ड्राइव में। फिक्स्ड ड्राइव जिसमें आपको क्या रिक्वायर्ड हो, लो तो स्पीड, जिसमें रिक्वायर्ड हो लो स्पीड, और दूसरा लो स्पीड पे चलेगा और हाई रेटिंग पे चलेगा, लो स्पीड एंड हाई रेटिंग। जस्ट इसका उल्टा होता है, इधर क्या आप कहेंगे, यहाँ पे आता है रिलेटिवली हाई स्पीड और लो रेटिंग, हाई स्पीड एंड लो रेटिंग। ये अपने पास कह सकते हैं बेसिक डिफरेंस है। बाकी आप जानते हैं सिंक्रोनस मशीन कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और ये कहाँ यूज करते हैं। जो ये बार बार अपन फिक्स स्पीड ड्राइव बोल रहे हैं, उस फिक्स स्पीड ड्राइव में इसका फिक्स स्पीड होता कितना है, तो आप जानते हैं NS इक्वल टू 120 F/P। ठीक है, ये अपने पास इसका फॉर्मूला हो गया स्पीड का। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए, ये था अपने पास डिफरेंस किसमें डिफरेंस पड़ा, इंडक्शन और सिंक्रोनस में। नाउ अब बात करते हैं अपन कि अगर मोटर आपकी हो डीसी और सिंक्रोनस तो कैसे कैसे काम में ली जाएंगे, क्या डिफरेंसेस है इस बार, क्या वेरिएशन आते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन अगर देखें डीसी के बिहाफ पे, तो अपन कह सकते हैं लोड वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है। तो लोड बढ़ाने पर क्या होगा, तो डीसी मोटर में अपन कहेंगे अगर लोड बढ़ाते हैं तो जो आपकी स्पीड है, लोड बढ़ाते हैं तो आप कहेंगे स्पीड क्या होगा, कम होगा। सिंपल सी बात है, किसी भी मोटर का घटता है तो यहाँ पे घटेगा। जबकि इधर अगर अपन कहें तो आप कह सकते हैं इस बार कि अगर हम लोड बढ़ाते हैं तो स्पीड जो है, जैसे पिछली बार था अपने पास, लोड बढ़ाते हैं तो आप कहेंगे स्पीड जो है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा भाई, किसके बराबर, NS के बराबर। ये सिंक्रोनस मोटर की एबिलिटी। अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो डीसी मोटर सिंक्रोनस में इसका रेगुलेशन आप कह सकते हैं इट हैज सिंपली गुड रेगुलेशन, गुड स्पीड रेगुलेशन। इसका स्पीड रेगुलेशन अच्छा होता है, ऐसा कह सकते हैं। जबकि सिंक्रोनस की बात करें, इधर क्या बोलेंगे, दोनों ही बराबर है, नो लोड फुल लोड। आप कहेंगे NNL हो या NFL हो, दोनों ही कैसी हैं, NS हैं। अगर दोनों ही NS है तो सीधी सी बात है, इधर क्या लिखेंगे, इधर है जीरो स्पीड रेगुलेशन। इसका रेगुलेशन कैसा होता है, बढ़िया होता है। और बढ़िया क्या, बेस्ट होता है, क्योंकि कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। आर्मेचर करंट अगर लिखना चाहें यहाँ पे, तो आप कहेंगे डीसी सर्किट में आर्मेचर करंट होती थी, देखो V अप्लाई किया, EB अपोज करता है अपॉन R। और अगर मैं एसी मशीन में कहूँ आर्मेचर करंट क्या होगा, तो आप कहेंगे IA बराबर होगा, V अप्लाई करते हैं, EB अपोज करता है, बट V और EB दोनों वेक्टर, और RA की जगह यहाँ पे आता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस ZS, सिंक्रोनस इम्पीडेंस ZS। इस तरह से दोनों में फर्क होगा। स्टार्टिंग की बात करें तो डीसी मोटर की अगर बात करते हैं तो ये सिंपली कहेंगे इट इज सिंपली सेल्फ स्टार्टिंग। ये कैसी है, एक तरह की सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं सिंक्रोनस पे, तो आप कह सकते हैं नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ये डिफरेंस इनमें आते हैं। और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, देखिए और डिफरेंस हो सकते हैं V और E रिलेशन के बिहाफ पे। V रिलेशन क्या है भाई, एक्साइटेशन या EMF वाला। तो डीसी मोटर में अपन कहते हैं V माइनस EB, ये जो भी हो कहाँ जाएगा, दिस इज सिंपली IA RA में। और अगर इधर बोले सिंक्रोनस के लिए, तो आप कहेंगे दिस इज V माइनस EB, अगेन वेक्टर फॉर्म में। और ये किसके बाद जाएंगे, किस में जाएंगे, आप कहेंगे IA ZS। इस बार इम्पिडेंस आ जाता है, डीसी में केवल क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये याद रखिए। अब अगर मैं कहूँ एक्साइटेशन की बात करें, तो आप कहेंगे एक्साइटेशन डीसी में
आवश्यक नहीं, आप कहेंगे नॉट नेसेसरी। और अगर बात करें अपन एसी के लिए, सिंक्रोनस के लिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल, आप कहेंगे आवश्यक है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस। ड्राइव की बात करूं तो सिंक्रोनस और डीसी में अपन कह सकते हैं, अगर डीसी की बात करें तो ये क्या है, वेरिएबल स्पीड। और अगर इधर बात करें तो ये कैसा है, आप कहेंगे कांस्टेंट स्पीड। ये लीजिए, ये अपने पास आ गए डिफरेंसेस कि दोनों किस तरह से अंतर हैं, दोनों में क्या समानताएं हैं, कैसे ये काम करते हैं। बाकी फेजर डायग्राम वाली बात तो अपन ने पहले से देखी थी ना। अब लेते हैं अपन इसके बाद कि भाई इनके फर्दर एप्लीकेशन कहाँ हैं, कहाँ अपन इनको इस्तेमाल करते हैं, उनको देख लीजिए। तो सबसे पहले जो बार बार अपन लिख रहे हैं तब से, इनको मोस्टली अपन लो स्पीड और हाई रेटिंग एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। यानी जितने भी हाई स्पीड एप्लीकेशन, उनमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर आप इजीली हाई रेटिंग पर इस मशीन को चला सकते हैं विद कांस्टेंट स्पीड। यानी इनकी कांस्टेंट स्पीड पर ये मैक्सिमम इफिशिएंसी, अधिकतम दक्षता देते हैं, ये इनकी खास बात है। इसके अलावा अगर अपन कहें तो आप कह सकते हैं टू इम्प्रूव वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ लाइन। इसका मतलब आप कहेंगे रेगुलेशन को इम्प्रूव करने का मतलब है कि कैपेसिटिव इफेक्ट की वजह से क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेशन को सुधारता है, वोल्टेज रेगुलेशन को इंप्रूव करता है। ठीक, कैसे इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन कैपेसिटिव लोड पर क्या कर जाता है, रिड्यूस होता है इस आधार पे। इसके बाद अपन ने लिखा है एक लास्ट, दैट पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस। इसका क्या मतलब है आप जानते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट लगा के लिख रहा हूं, देखिएगा कि कोई भी सिंक्रोनस मोटर, उस पर अगर ये दो सिचुएशन हो रही हो, क्या, कौन सी दो सिचुएशन, पहली से कोई भी सिंक्रोनस मोटर जिसमें पहली सिचुएशन है कि उसमें रनिंग एट नो लोड स्पीड, नो लोड कंडीशन, यानी किस पे चल रही हो सिंक्रोनस मोटर जो है वो क्या है, आप कहेंगे ये किस पे जुड़ी हो, आप कहेंगे नो लोड पर, नो लोड अवस्था पर। पहली चीज़ तो ये है कि किस पे होना चाहिए, नो लोड कंडीशन पे। दूसरा, नो लोड कंडीशन का मतलब इतना सा है कि इस पर जुड़ा जो मैकेनिकल लोड है, आप कहेंगे इसका मतलब है सीधा कि कनेक्टेड मैकेनिकल लोड जो है, कनेक्टेड मैकेनिकल लोड जो है वो जीरो है, कोई लोड नहीं है। ठीक है, पहली कंडीशन। और कंडीशन नंबर 2 जो है वो क्या है, मशीन का एक्साइटेशन जो है, आप कहेंगे वो कैसा रखना है, ओवर एक्साइटेड। कैसा रखना है, ओवर एक्साइटेड। तो आप कहेंगे ओवर एक्साइटेड कंडीशन पे इस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है इसे। तो अगर ओवर एक्साइटेड चला दें और नो लोड पर अगर चलाएं, इन दोनों सिचुएशन पर आप कहेंगे सिंक्रोनस मोटर जो है वो आप कहेंगे सप्लाई से, ये जो है इस अवस्था में सप्लाई से लीडिंग अग्रगामी लीडिंग धारा लेता है, सप्लाई से लीडिंग करंट जो है, सप्लाई से लीडिंग करंट लेता है। और सप्लाई से अगर कोई लीडिंग करंट अगर लेगा तो बताओ लीडिंग है, इसका मतलब नेचर कैसा हो गया, कैपेसिटर नेचर। किसके गुण आ गए यहाँ पे, एक तरह से संधारित्र। और अगर कैपेसिटिव नेचर आ गया तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में भी काम करेगा और साथ साथ वोल्टेज रेगुलेशन वाला जो था पॉइंट, उसमें भी कहीं ना कहीं सुधर सकता है। तो ये ऐसा अपन इस कंडीशन में आप कहेंगे सिंक्रोनस मोटर नो लोड पर चले और ओवर एक्साइटेड कंडीशन में हो, इस कंडीशन में इसे एक खास नाम दिया जाता है, दैट इज सिंक्रोनस कंडेंसर, तुल्यकालिक। आप कहते हैं इसे बोलते हैं सिंपली तुल्यकालिक संधारित्र, तुल्यकालिक आप कहेंगे संधारित्र। तो ये जो सिंक्रोनस कंडेंसर यानी तुल्यकालिक संधारित्र, इसका काम ही क्या है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस की तरह से यूज किया जाता है हाई रेटिंग मशीनों के लिए। तो ये था आपका सिंक्रोनस मोटर जिसमें अपन ने एप्लीकेशन पढ़ा। इससे पहले हमने इसे इंडक्शन और डीसी के साथ रिलेट किया और स्टार्टिंग मेथड्स तथा हंटिंग के बारे में इसमें डिस्कस किया। नाउ यहाँ पे आपका सिंक्रोनस मोटर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में अगले किसी टॉपिक के साथ अपन इसे शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच।